श्रोताओ, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद अमृत काल में प्रवेश करते हुए पिछले 2 सालों के दौरान हमने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उन लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला जिनका देश की आजादी के संघर्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा। देश की एकता व अखंडता को मजबूती देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की कला, संस्कृति व साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। श्रोताओ, इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने कुछ ऐसे महानुभावों के कामों को भी उजागर किया जो अनसंग हीरोज यानी अकीर्तित नायकों की तरह गुमनामी का शिकार हो गए और उनका बलिदान, उनका योगदान इतिहास के पन्नों में दर्ज न हो सका। अपनी इन्हीं कोशिशों के तहत हमें मालूम चला एक ऐसी शख्सियत का नाम जिन्हें झांसी की रानी ऑफ पुंछ के नाम से जाना जाता रहा, और यकीनन ये ऐसी हस्ती हैं जिनका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमने कई किताबें खंगाली, पर कोई खास लाभदायक जानकारी नहीं जुटा पाए। फिर हमने संपर्क किया वरिष्ठ पत्रकार ओपी शर्मा से, तो उन्होंने उनके बारे में इतनी दिलचस्प और बड़ी बातें बताई कि हम हैरान रह गए। जब मैं 80 में पुंछ में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर बन के गया, इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन वालों की ये आदत होती है और ये एसेंशियल भी है कि मैंने लोगों से कांटेक्ट करा टू नो मोर अबाउट ऑल द कस्टम्स एंड वहाँ की जो चीजें हैं पुंछ की, वो जानने के लिए। और उनमें मेरे को ये बड़ा स्ट्राइक करा कि हर एक आदमी, औरत, बच्चे वहाँ उसकी बात करते थे, मिश्रा देवी मैनी की, और मैनी को बड़े प्यार से और इज्जत से याद करा करते थे क्योंकि उनका रोल सोशल सेवा में बहुत ज्यादा रहा। और वो लेडी इतनी पॉपुलर थी कि वो हर एक छोटे बड़े लोगों की काज को प्लीड करने खुद घोड़े पर चले जाना लोग अभी तक याद करते थे। एक तो रेफ्यूजी कैंप्स में इनका काम बहुत सराहनीय था, और उसके अलावा उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम थी जब ये इंडो पाक डिस्टर्बेंस के वक्त, तो पुंछ हैड नो एयरफील्ड। तो एयरफील्ड में जब आर्मी ने, उस वक्त ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह थे, तो ये डिसाइड किया कि वहाँ एयर स्ट्रिप बनाई जाए पुंछ में, आर्मी के लिए, आम लोगों के लिए, रेफ्यूजियों को इवैक्यूएशन करने, रिहेबिलिटेशन करने के लिए और लोगों को काम देने के लिए वहाँ। फिर आर्मी ने भी इनको इन्वॉल्व करा। शी वॉज वेरी पॉपुलर इन दैट एरिया। इसने लोगों की पार्टिसिपेशन से एयर स्ट्रिप बना लिया जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है, बड़ा फायदेमंद हुआ बाद में भी, आज तक भी। श्रोताओ, इसके बाद हमने सोचा क्यों न और अधिक जानकारी के लिए पुंछ का रुख किया जाए, जहाँ वे 1947 से पहले रहा करती थी। जाने माने इतिहासकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के.डी. मैनी जी से हमने फोन पर बात की तो उनका कहना था, पुंछ में मैनी फैमिलीज का उन जमानों में बड़ा एक आला मुकाम होता था। लोग बड़े पढ़े लिखे होते थे और उसी पढ़े लिखे खानदान में की वो लेडी थी। तो बाद में 1947 से पहले ही वो सोशल वर्क्स के साथ उनका लगाव हो गया और उन्होंने लेडीज को और आवाम को ऊपर उठाने में हमेशा पेश रहा करती थी। 1947 के वाक़ात में उन्होंने ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह से मिलकर वहाँ के लोग थे उनको हवाई जहाज के जरिए जम्मू पहुंचाने में, रेफ्यूजियों को, जब हालात खराब हो गए, जब पुंछ का मासरा हो गया और वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं बचा तो एक ही एयर का रास्ता था, तो उन्होंने की मदद करके आवाम को तैयार किया कि किस तरीके से आपको जम्मू जाना है। तो जम्मू भेजने में बड़ी मदद की, उससे पॉपुलरिटी उनकी जो थी वो बढ़ गई। फिर जब वो खुद जम्मू आई तो जम्मू में भी उन्होंने सोशल वर्क जो थे शुरू किए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई थी जिसने आइन साज कौंसिल जिसको कहते हैं, तो उसकी वो मेंबर थी और उसकी मेंबर रहकर उन्होंने बहुत काम किया। बाद में यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो असेंबली में कन्वर्ट हो गई और उन्होंने 4-5 साल जो था वो एमएलए रहकर भी काम किया। हमारे यहाँ भी आया करती थी, पुंछ में भी आया करती थी, यहाँ भी सोशल वर्क्स जो थे उनमें उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसके तहत हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जो अनसंग हीरो हैं, जिनका योगदान तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनके बारे में इतनी चर्चा, किताबों में इतना जिक्र नहीं है। तो आप उनके काम की तुलना में जो उनके बारे में नहीं, इसका क्या कारण समझते हैं कि उनके बारे में इतना उजागर नहीं किया जा सका, लोगों को इतना नहीं पता जितने ऊंचे और जितने ज्यादा उनके काम थे?
उनकी वजह ये है कि उनके खानदान में ज्यादा लोग जो थे वो बाहर चले गए थे उस वक्त। ये मैनी खानदान था हमारा, वो पंजाब में चले गए थे, उधर कैंप्स में चले गए थे हिमाचल प्रदेश में, कोई रहा नहीं था। और जो बाकी लोग जो थे वो भी बिखरे हुए थे। बहुत कोशिश की उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने में, जो आजादी के बाद जो बिखर गए थे, जो टूट गए थे, जो घरों से वंचित हो गए थे, उनके घर की बाज आबादकारी करने में उनका बड़ा हिस्सा रहा। लेकिन बाद में जब वो चली गई तो उनको याद करने वाले बहुत कम लोग रहे, क्योंकि वक्त के साथ साथ किसी ने उन पर कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने खुद भी अपने बारे में कुछ लिखने की कोशिश नहीं की, इसलिए उनका नाम जो था, जितना उन्होंने काम किया है के मुताबिक उनका नाम जो था वो रोशन कम हुआ है। श्रोताओ, इस बारे में हमने पुंछ में ही रहने वाले एडवोकेट द्वारकानाथ दत्ता से भी बात की। उन्होंने आईडी मैनी से जुड़ी यादों को ताजा करते हुए बताया, मैं 1947 से पहले तहसील हवेली और गांव छात्रे का रहने वाला हूँ। 1947 में हम हिजरत करके यहाँ पर आए तो सबसे पहले हमारी जो मदद थी वो एक औरत थी जिसका नाम आईडी मैनी था और बड़ी होशियार लेडी थी वो। तो यहाँ पर फिजी की मदद की। उसके बाद जब यहाँ से फिजी ज्यादा हो गए और चारों तरफ से पाकिस्तान का हमला हो गया तो उसने आर्मी से मिलकर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब थे यहाँ पर, तो ये एयरफील्ड बनवाए जो यहाँ पर जहाजों का अड्डा बना हुआ है। उसने कहा कि भाई तुम चलो जहाजों पर और जम्मू चले जाओ। हम काफी लोग जम्मू भी गए हमारे और कुछ यहाँ पर रहे। जो यहाँ पर रहे तो सरकार से हमें राशन कपड़ा दिलाया और कुछ जमीनें भी ब्रिगेडियर को और तहसीलदार साहब को कहकर, डीसी साहब को भी कहकर ये जो हमें जमीनें अलाट हुई तो हर एक आदमी को साथ रहकर अलाट करवाए। उसके बाद हम जमीनों पर आबाद हो गए। तो जो पहली असेंबली बनी थी बख्शी गुलाम महमूद के वक्त, उस वक्त इनको मोहतरमा को एमएलए बनाया गया। एमएलए बनाने से वो और बोल्ड हो गई और उन्होंने आम लोगों की बहुत बड़ी मदद की है। इनके खामोश साहब एडवोकेट थे, आईडी मैनी साहब थी, बड़ी बोल्ड थी और औरतों की उसने बड़ी मदद की। और जो ब्याह शादियां होती थी तो उनको पैसे की भी मदद किया करती थी और बड़े काम लोगों को करते थे। कहीं डीसी के पास जाना पड़े, तहसीलदार के पास हो तो वो उनको साथ ले जाकर उनके काम करवाती थी। बाद में वो जम्मू चला गई। श्रोताओ, इसी तरह तार से तार जुड़ते गए और हम पहुंच गए जम्मू के दलपतिया मोहल्ला में, जहां इशरा देवी मैनी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक रहीं। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित उनकी बहू जनक मैनी ने हमसे बात करते हुए बताया, फखर तो मैं जी बहुत महसूस करती हूँ, क्योंकि उन जैसे काम हर औरत वैसा काम नहीं कर सकती। जबकि वो इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं थे। जिस वक्त भी कोई औरत आती थी घर में, उनको कोई तकलीफ है, एकदम उनको ले जाती थी। वो जी बख्शी साहब के घर का पता करो, वो घर में है तो मैं इसको ले जाऊं। अपनी पॉकेट से उन्होंने टैक्सी करनी और उन औरतों को वहाँ पर लेके जाना और उनके काम करवा के देने। यहाँ तक कि जो कॉलोनियां बनी है, यहाँ पर औरतें बेचारी आती थी कि मेरे को घर नहीं मिला, तो उनके लिए भी बड़ी कोशिश करती थी। ये नहीं है कि सिर्फ कोशिश ही करती थी, दिलाती थी उनको। उस वक्त बड़ी सेटिस्फेक्शन फील करती थी जिस वक्त उनको घर मिल जाता था, जैसे कि इन्हीं को मिला है। इस तरह से मतलब मैंने उनको हमेशा देखा है कि किसी की भी प्रॉब्लम हो, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने उन सबको मतलब उनकी मदद की है हर जगह से। जिस वक्त 47 के बाद उन्होंने गांधी महिला आश्रम खोला तो मैं देखती रहती थी कि औरतें जो हैं वो उनको कैसे उन्होंने टीचर लगा के दिए ताकि वो पहले सिलाई सीखें तो फिर काम कर सकें। वो टीचरों से काम सीख के उन्होंने यहाँ पर पोस्टमैन की जो है यूनिफॉर्म्स जो है उनका कपड़ा आता था जी, वो औरतें कटिंग करती थी और बाकी औरतें जो है मशीनें उनको दी हुई थी, वो सिलती थी कपड़े और फिर उनका हिसाब किताब होता था भाई घर चलाने का उनको सिलसिला। पुरानी मंडी में जिस वक्त आश्रम होता था उस वक्त वो साथ में आश्रम चलाती थी। सब लोगों को मना करती थी कि दहेज प्रथा जो है ये नहीं होनी चाहिए। आपको किसी से सगाई करनी है तो ठीक है, आपकी भी खुशी है तो आप उनको बोलो कि 2 किलो 3 किलो लड्डू दे दो, जो जितनी जनता बैठी हुई है उनको आप सर्व कर दो। और उन्होंने मेरी शादी में भी यही करा है। वहाँ पर महिला आश्रम जो चलता होता था पुरानी मंडी में, वहाँ पर जुबरानी साहबा भी
आती थी, करण सिंह की वाइफ जी, और बाकायदा वहाँ प्रोग्राम होते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इन चीजों को मैंने सिर्फ सुना हुआ है और मैं बड़ी प्रभावित थी इनसे कि मतलब मेरी मदर इन लॉ जो हैं इतने अच्छे काम। मैं जिस वक्त स्कूल में पढ़ती थी मैं उनको वहाँ भी इनविटेशन देने के लिए हाथ से लिखी हुई लेटर भेजती थी भाई आप आओ स्कूल में, और वहाँ भी वो जिस वक्त स्कूल में आई हैं वहाँ भी वो प्राइज देके गई हैं। ये चीजें जो है ये कहने की और समझाने की जरूरत नहीं होती, ये उनके रग रग में खून में समाया हुआ। और आज आप यकीन मानिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, उनके बारे में जान पा रहे हैं आपके जरिए से। इनका जन्म कहाँ, पाकिस्तान के इलाके में हुआ था? हाँ जी, चकवाल में। चकवाल वो पीओके में है या पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है। तो वहाँ की कुछ बातें कभी उन्होंने आपको बताई हों? यही बोलते थे कि भाई बड़ी मुश्किल से जाना आना होता था, उस वक्त कस्टम बड़ा लगता था, बड़ी मुश्किल से मतलब वो जेलम क्रॉस करके जाते थे। जी, मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों के लिए आप अपनी तरफ से कोई संदेश दें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर इंसान अपने अपने फायदे की सोचता है और बड़ी सोच जो है इंसान की बड़ी संकीर्ण हो चुकी है, अपना मतलब देखता है। देश का या समाज का मतलब उसका हित क्या है उसकी लोग नहीं सोचते। तो मैं चाहता हूं कि आप एक वीरांगना की बहू होने के नाते, उस महिला जिसको पुंछ की झांसी की रानी का खिताब हासिल है, उनकी बहू होने के नाते आप सुनने वालों लोगों को, जनता को, महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहूंगी कि इंसान जो है वो अपनी सोच जो है वो उसको ब्रॉड करने की कोशिश करे, सबके लिए सोचे, क्योंकि आज से 3 साल पहले तक भी थोड़ा बहुत लोग सोचते थे एक दूसरे के लिए। कोरोना महामारी के कारण जो जितना किसी के साथ रिश्ता या संबंध था या सोच थी वो समझो कि सारी ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल विलुप्त हो गई है। सुख और दुख में हर इंसान जो था किसी वक्त क्या हमने अपनी आंखों से देखा है शामिल होते थे, और किसी का कष्ट, किसी की डेथ हो जाए तो हर घर में ऐसे लगता था कि मतलब खाना भी खाने की जरूरत नहीं समझते थे, इतनी परेशानी होती थी। जिस तरह से मैनी साहिबा अपना सारा जीवन समाज सेवा के लिए लगा दिया, लोगों की मदद के लिए लगा दिया, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें भी जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी समर्थ भगवान ने दी है, उस समर्थ के मुताबिक हम किस तरह समाज की सेवा करें और हमारा देश मजबूत होगा और करना चाहिए। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ ढेर सारी बातें की और बहुत सारी यादें ताजा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशना देवी मैनी के 94 वर्षीय पुत्र V.S. मैनी, जो कि एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी मां, जो कि एक निर्भीक वीरांगना, महान समाज सुधारक और उच्च सिद्धांतों की महिला थी, से जुड़े कुछ किस्से हमारे साथ साझा किए। मेरा जन्म हुआ 1929 में। मुझे अपनी माता जी के बारे में बहुत यादें आती हैं, लेकिन एक ऐसी याद है जो मेरी कभी भूलने में नहीं आती। एक बार हमारे पुंछ में कुछ दवाइयों की दुकानें थी जिन पे आग लग गई और फायर ब्रिगेड वगैरह न होने से ऐसे लगने लगा कि ये सारा पुंछ जो है ये जल के राख हो जाए। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि मेरी माता जी ने पुंछ शहर में ये आवाजें देनी शुरू कर दी कि आपके घर में जो आदमी, जो औरत, जो बच्चा है वो बर्तन लेके पहुंच जाए। वहाँ पे एक पानी का कुआं था, उस कुएं से लेके जहाँ पे आग लगी हुई थी लोगों की लाइन लग गई और आनन फानन मैंने देखा कि वो आग जो है वो बुझा दी गई। ये बात मुझे अपनी माता जी के बारे में हमेशा याद रहती है। पुंछ में एक स्कूल था, बीजे स्टेट हाई स्कूल, जहाँ पे मेरी पढ़ाई शुरू हुई और वहीं पे हम जन्म हुआ, वहीं पे हम पले बड़े हुए। तो बचपन में वो किस नेचर की, किस प्रवृत्ति की महिला थी? जैसा आपने बताया कि संकट आने पर सभी को किस तरह से इकट्ठा कर लेती थी। जैसे दुकान में आग लगी तो उन्होंने किस तरह बुरे लोगों को इकट्ठा कर लिया और उस संकट को पार किया, आग को बुझाया। तो और कोई बचपन की यादें आपको किस तरह से वो शिक्षा देती थी, जीवन जीने की, जीवन के बारे में किस तरह बताती थी आपको? उन्होंने हमें बड़ा अच्छा स्कूल के अंदर डाला, बड़ी अच्छी पढ़ाई करवाई और हमारे जो टीचर थे उनसे बातचीत करके वो पूछा करती थी कि पढ़ने में ये बच्चे कैसे हैं, अगर इनको कोई तालीम या किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं। एक जिम्मेदार माँ की तरह वो रोल निभाती थी। लेकिन
लेकिन उसके साथ साथ वो समाज को लेकर भी बहुत चिंतित रहती थी। जो भी अपने आसपास कोई गरीब है, जरूरतमंद है, उसकी मदद के लिए भी तैयार रहती थी। कोई ऐसा वाकया या कोई घटना आपको बचपन की याद हो? मुझे याद है कि जब जब किसी चीज की जरूरत पड़ी शहर के अंदर, तो वो एक फौजी की तरह खड़ी हो जाती थी। मुझे याद है कि पुंछ में कोई भी एरोड्रम नहीं था जहाँ पे वक्त के ऊपर कोई जहाज इमरजेंसी में उतर सके। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुंछ में एक ऐसी आवाज खड़ी की, और मुझे याद है कि थोड़े दिनों के अंदर ही उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया। तो सारी पुंछ जो थी वो मुझे शाबाश दे रही थी कि आपकी माँ ने इतना जबरदस्त कदम लिया है कि इतने दिनों के अंदर अंदर पुंछ में एक हवाई जहाज उतरने की उन्होंने व्यवस्था बना दी। जब देश का बंटवारा हुआ तो मैं इंडिया में नहीं था उस वक्त, तो पाकिस्तान में था। मैं वहीं पर मेरी तालीम वगैरह हुई। आप किस जगह थे? पाकिस्तान के किस शहर में? मैं लाहौर में था। लाहौर में पढ़ रहे थे? हाँ, लाहौर में पढ़ा। फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज था जहाँ पर मेरी तालीम हुई। तो फिर आप वहाँ से कैसे आए? आपका आना कैसे हुआ? तो वहाँ से हम जिस वक्त पाकिस्तान बना तो देश का बंटवारा हो गया। कुछ लोग इधर के जो थे वो उधर जाना शुरू हो गए और उधर के लोग ट्रेनों में बैठ के इधर आना शुरू हो गए। मुझे याद है कि खुले डब्बों के अंदर हम बैठ के धूप और रात के अंधेरे में और आंधी में तूफान में जैसे आदमी बैठा होता है खुले डब्बे के अंदर, पाकिस्तान से बंटवारे के बाद हम इंडिया लौटे। 47 में बहुत सारे रेफ्यूजीज जो थे, जो पीओके के इलाके से यहाँ आए थे, वो आके पुंछ में ठहरे थे। और उस दौरान मैनी साहिबा ने बहुत मदद की थी लोगों की। वो उस दौरान किस तरह से लोगों को इकट्ठा करती थी, उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना होता तो किस तरह से करती थी। तभी उनको बाद में जाकर के झांसी की रानी ऑफ पुंछ का खिताब दिया गया और कई लोग उनको लेडी रॉबिन हुड भी कहते थे लोगों की मदद करने के लिए। तो वो कोई घटनाएं या वो कोई वाकया अगर आपको याद हो? वो ऐसे ही मुझे याद है कि मेरी माता जी के अंदर एक इतना जोश भरा जज्बा रहता था कि कोई चीज हो जाए। पुंछ में जैसे बंटवारा हुआ, पुंछ में जैसे आग लगी दुकानों के अंदर, तो कैसे उनके अंदर एक ऐसा जज्बा था जिससे वो लोगों को इकट्ठा कर लेते। उस महान वीरांगना और समाज सेविका का बेटा होने के नाते आप हमारे सुनने वालों को आज के दौर के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरे दिमाग में इस वक्त ऐसी तो कोई भावना नहीं आ रही है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर माँ हो तो मेरी माँ जैसी हो। श्रोताओ, एक समय में झांसी की रानी ऑफ पुंछ के नाम से प्रसिद्ध इशरान देवी निडर, बहादुर, स्वच्छ विचारों वाली और स्पष्ट सीधी बात करने वाली महिला थी। समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव उन्हें कतई गवारा न था, जिसका सबूत विभिन्न लोगों से बातचीत करने से ही पता चल जाता है। इसके साथ साथ वे समाज में आपसी सद्भाव की भी एक अनूठी मिसाल थी। 7 बेटों की मां होने के बावजूद उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। पुंछ में रहने वाले जाने माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हिंदू इशरा देवी मैनी के मुस्लिम मुंह बोले बेटे एडवोकेट मोहम्मद सईद बेग कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद सईद बेग है। तो मैं उनके हम थे लाला राम अवतार। मैं उनके जूनियर यहाँ पर उनसे काम सीखने के लिए यहाँ पर आया। उनकी तौर पर कोई थोड़े अरसे में ही डेथ हो गई। तो इसमें मेरी सारी फैमिली यहाँ पर आई। इनमें से इनका एक बेटा जो है वकालत करता था, धर्मवीर मैनी, वो आए यहाँ पर। तो वो कहने लगे मैं यहाँ पर वकालत करूंगा आपके साथ। मैंने कहा जरूर आ जाइए। खैर वो मेरा यहाँ पर आ गए तो इनके साथ मेरे बड़े तलकात हो गए हमारे मेरे। तो मैं फिर इन्होंने मेरी शादी कराई जम्मू से, जिनके वतन से ये अपने जज साहब हैं। बाकी मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं जी। इन्होंने मुझे बेटा बना लिया। इन्हीं के घर से शादी हुई हमारी, मेरी बाबा जी। ये आपसे ये उनका प्यार था या क्या कारण था कि उनके तो 7 बेटे खुद के थे? बड़ा प्यार था, बहुत प्यार। वो बहुत बड़ी अच्छी, बड़ी ग्रेट लेडी थी। यानी उनका जितने खर्च कीजिए कम है। उन्होंने कहा कि मेरे 7 बेटे हैं, मैं ये तू मेरा 8वां बेटा है। मैंने कहा जी मंजूर है, मैं बेटा हूँ आपका। तो वाकई मुझे वो अपने साथ कई बार वो
वो हमन करते या कुछ करते तो मुझे भी बुलाते। जी, देखिए वो एक ऐसी शख्सियत थी जो उस जमाने में आज से 100 साल पहले भी आज के बराबर जिसकी हम बात करते हैं उतनी मॉडर्न थी और मैं कहता हूँ उनके ख्यालात बहुत एडवांस थे। आज भी नहीं कोई कर रहा है। लेकिन काजी साहब, आपको नहीं लगता कि हमारी बच्चों की किताबों में या कहानियों में या लाइब्रेरियों में उनका कोई जिक्र खास पढ़ने को या देखने को नहीं मिलता? आप क्या समझते हैं कि क्या कारण है अब हम उनको फॉलो नहीं कर पाए या क्या कारण है? ये नहीं होना चाहिए था, ये बच्चे को पता हो कि एक हमारी एक ऐसी लेडी थी जो इस किस्म के बड़े बहुत बड़ा बहुत कद था उनका। जी, उनके साथ जुड़ी कोई खास बात या कोई खास याद या कोई ऐसी घटना जिसका आप जिक्र करना चाहें? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि वो तो बहुत ही अच्छी बात नहीं थी उनमें, कोई ऐसी बड़ी ऊंची सोच थी उनकी, बड़ी ऊंची सोच। श्रोताओ, आज भी बहुत से लोग उनसे जुड़े किस्से सुनाकर उनसे जुड़ी यादें ताजा करते हैं और उस महान वीरांगना को याद करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काज़मी अपने बचपन की कुछ यादों को ताजा करते हुए कहते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो एक लेडी को देखते थे, बुजुर्ग सी लेडी, पेंट और स्कार्फ पहन के यहाँ आपको चलती हुई मिलती थी और कोई बच्चा भी यूरिनेट करता हुआ अगर दिखता था तो उसको डांटती थी। दहेज के प्रति तो उनका बहुत बड़ा एक मूवमेंट थी कि ना लेना है ना देना है। आज तो पुलिस में अगर वुमेन सेल में देखें तो आज के दौर में भी हजारों शिकायतें डोगरी को लेकर डाइवोर्सिस की होती हैं, लेकिन वो अकेली लड़की उस वक्त पुलिस को इन्वॉल्व करके दहेज के खिलाफ जंग लड़ती थी। और 47 से पहले की हिस्ट्री आप देखें तो पुंछ 3 तहसीलों की स्टेट थी, बाग, पलंदरी, मरी। पुंछ की बात करूं क्योंकि मेरी ओरिजिनेशन पुंछ से है। जम्मू कश्मीर 47 से पहले अगर कोई प्रिंसली स्टेट थी तो वो पुंछ थी और उसका जो रख रखाव था बहुत जबरदस्त तरीके से था और वहाँ के जो राजा और वहाँ के जो हुक्मरान थे उनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम आज भी लिखा जाता है और पढ़ने को मिलता है। उसी पुंछ की पावन धरती से एक नाम मिस मैनी, पूरा नाम उनका मैडम ID मैनी था। उनकी जिंदगी है वो 1984 तक वो रही, लेकिन जो फुटप्रिंट्स उन्होंने पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद डाले, जो आज मोदी लेड गवर्नमेंट सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, आप अंदाजा कीजिए कि 47 से पहले और 47 के बाद मिस मैनी एक MLA भी रही, पुंछ से जीती MLA। एक ऐसा रोल मॉडल उभर के सामने आई। तब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, यहाँ के तब के प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, उनकी राय के बिना जम्मू कश्मीर पे कभी कोई बात नहीं करते थे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी लेडी जो सोशल रिफॉर्म्स की बात उस वक्त करती थी जब लड़कियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। एक NGO के तौर पे गांधी महिला केंद्र का उन्होंने आगाज किया जिसमें गरीब बच्चियों को, गरीब विडोज को कुछ न कुछ सिखाया जाता था और उनका कुछ न कुछ रख रखाव किया जाता था। और ये वाकई अगर आप पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, बड़े कम रोल मॉडल्स हैं हिंदुस्तान के निर्माण में जिन्होंने बहुत सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट किया और उसमें मिस मैनी का नाम सुर्ख लफ्जों में लिखा जाता है। पुराने जम्मू शहर में 70 के दशक में जन्मे और पले बड़े मनमीत सिंह, जो कि उसी मोहल्ले में रहते थे, जब उन्हें पता चला कि हम इष्टा देवी जी के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं तो उन्होंने सहर्ष हमसे बात करने की इच्छा प्रकट की। मैं मनमीत सिंह दलपतिया मोहल्ले में रहता हूँ। मेरा बचपन वहीं पे बीता है। हम बहुत छोटे होते थे। वहाँ पे एक औरत होती थी, अचकन पहनी होती थी और पजामी पहनी होती थी, हाथ में छड़ी लेके चलती थी वो, तो उनको मिस मैनी मैनी करके पुकारते थे। तब मैं छोटा, तो 10-12 साल की मेरी यही थी। बड़ी एक्टिव थी वो, यानी कि हम उनसे बहुत डरते थे कि जब माता जी को देखा तो हम आगे पीछे हो जाते थे। और ये मोहल्ले में आती थी, जब भी निकलती गली में सबको बुलाते थे बड़े प्यार से, सबका हाल चाल भी पूछते थे। हम उससे थोड़ा बड़ा डरते थे क्योंकि उसमें ये था कि जब भी कोई बच्चा कोई नंगे पांव जा रहा हो, उसको बोलती भाई तूने चप्पल क्यों नहीं पहनी, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, गिल्ली गिर गई नाली में तो कोई बच्चे हाथ से निकालते हैं तो उनको डांटती थी, हाथ गंदे कर रहे हो अपने, ऐसा नहीं करना। और बच्चों के नाखून चेक करती थी, काटे नहीं काटे, यानी कि हम उसको देख के आगे पीछे हुए थे। अभी माता जी आएंगे हमें डांटेंगे कि आप क्यों फिर रहे हो या क्यों कर रहे हो। और मैंने अपने मम्मी पापा से ये भी सुना था कि ये जो माता जी थे, ये इन्होंने जब 47 जब माइग्रेशन हुई थी तो उन्होंने कुछ एक सिलाई केंद्र भी खोला था, सिलाई मशीनों का, कि जो औरतें थी उनको मुफ्त सिखाई सिखाती थी, लोग आत्मनिर्भर हो जाए। इष्टा देवी के पोते पोतियां और पड़पोते पड़पोतियां जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं, वो भी उस महान विभूति की तीसरी और चौथी पीढ़ी होने पर आज भी फख्र महसूस करते हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगा है मुझे। ऑल इंडिया
India, radio has taken the initiative to intervene into such matters. जो भी unsung heroes हैं, people in our society who had laid their lives for the freedom of our country, उनके बारे में आज लोगों को पता भी नहीं है. मैं गुजारिश करता हूँ many such other organizations कि वो इसके बारे में और रिसर्च करें, और बाकी मीडिया से भी मेरी यही निवेदन होगा कि वो भी इस चीज के बारे में काफी विस्तार से बात करें. नमस्कार, मेरा नाम रेनू मैनी है. मैं श्री इशरा देवी मैनी जी की पोता बहू हूँ. उस जमाने में उन्होंने पुंछ छोड़ के यहाँ आ गई. औरतों के कपड़ों का उन्होंने त्याग कर दिया. वो जेंट्स कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहनती थी और जेंट्स शूज पहन के वेशभूषा इस तरह की उन्होंने अपना ली थी. और जो भी कोई जरूरतमंद आता था उसको कभी उन्होंने एकदम ना नहीं की कि मैं ये काम नहीं कर सकती, उसके साथ जाती थी. मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं इस खानदान से हूँ. मेरा नाम शीना मैनी है. तो हमें लगता है कि अगर हम उनको इन लाइफ एंड ब्लड देख पाते, जो एक्शंस हमने उनके बारे में सुने हैं, अगर हम उसको देख पाते तो हम उनसे बहुत कुछ सीख पाते. उस टाइम पर भी वो विमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जाती एग्जाम्पल थी. मुझे नहीं लगता है कि इतनी एजुकेशन उनके पास थी जितना उनके पास तजुर्बा और जितनी हिम्मत और करेज उनके पास था. एवरी टाइम वी हियर अबाउट अ स्टोरी देयर इज सम लर्निंग दैट वी गेट आउट ऑफ इट. मेरा नाम शैला मैनी है. पर्सनली मैं मिली तो नहीं हूँ, पर मैंने तो यही सुना है कि उस टाइम पर इट्स लाइक अराउंड 60 to 70 इयर्स बैक कि इतना, जब हमारा इंडिया उसी टाइम पर इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पर भी इतनी लिबरल और इतनी पावरफुल महिला के बारे में जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनके तजुर्बे से उन्होंने लोगों का कितना भला किया था. पुंछ में उनको झांसी की रानी ऑफ पुंछ का भी खिताब जो है वो दिया गया था. सबको एकजुट करने की कोशिश करती थी, तो बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी. आउट ऑफ द वे जाकर जितना भी वो कर सकती थी कोशिश करती थी करने के लिए. तो श्रोताओं, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश इशरा देवी मैनी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की. श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव तो संपन्न हो चुका है और भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है. लेकिन इस देश को बनाने, इस देश को मजबूती देने के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया है, संघर्ष किया है, योगदान दिया है, उन्हें याद रखना हमारा अव्वलीन फर्ज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अमृत महोत्सव संपन्न होने के साथ हम उन अनसंग हीरोज के बारे में जानना और खोजना बंद कर दें जो आज भी अकीर्तित नायक की तरह बिना कोई छाप या पहचान छोड़े गुमनाम हैं. आइए वादा करें और संकल्प लें कि आगे भी हम अपने आसपास जहाँ कहीं से भी हमें ऐसी महान विभूतियों के बारे में जानकारी मिलती है तो जरूर उसे उजागर करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन पर नाज कर सकें और खुद के भारतीय होने पर फख्र महसूस करें. इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन दिया R.K. रैना ने. वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा का और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की.